नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे साथ में एक बार फिर से हैं एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं। और आप सभी जानते हैं कि समाज सेवा के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। और वो सभी कार्य, जो कुछ भी पक्ष हो या विपक्ष, देश हित में जितने भी कार्य हैं, उनसे बियॉन्ड जाकर के उन्होंने किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऐसी बहुत सारी याचिकाएं डाली हैं जो देश हित में थी। और चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी जगह उनका सम्मान बराबर है। अश्विनी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। आज आप मुझे सत्य सनातन के साथियों से मिलने का मौका दिया है और मैं कम जी से कम अपनी बात अपने सारे सनातनी भाइयों तक पहुंचा सकूंगा। इसके लिए मैं जी। आपका आभार व्यक्त करता सत्य सनातन प्लेटफॉर्म आप सभी राष्ट्रवादियों का ही है। और समय समय पर जितनी बार भी आपने जो आवाज उठाई है सुप्रीम कोर्ट में, हम चाहे भले ही इस चीज को कभी कभार स्किप कर दें या भूल जाएं, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं जो आपको बहुत चाहते हैं, वो मेल करते हैं, मैसेज करते हैं। वो सब कहते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी का आज हमने देखा ये, और बहुत अच्छी जो चीज है निकल करके आई है, आप उनको जरूर लाइए। तो मैंने वही कही बात के, हमारे दिमाग से भले ही वो चीजें स्किप हो जाए, लेकिन हमारे दर्शकगण, हमारे जो जितना भी सत्य सनातन परिवार है, वो हमें याद दिला ही देता है। अश्विनी जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम चारों तरफ देख रहे हैं कि मुद्दे तो पसरते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों के पीछे टाला मटोली है। मतलब आप ये देखिए कि सबको पता है कि हम किस तरीके से इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे कि हम आपके ट्वीट्स भी पढ़ते हैं, आपके पोस्ट भी पढ़ते हैं, आपके बहुत सारे हमने जो क्लिप्स देखे हैं उसमें भी। और एक जन सामान्य जो व्यक्ति होता है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, तो हम अक्सर ये करते हैं कि जो हमारे समाज में फैली हुई व्याप्त बुराइयां हैं, जो खतरे हैं, जो संकट हैं, उन सबको हमारी सरकार और हमारा विपक्ष सब मिल करके एक साथ आकर के उनको झट से खत्म कर सकता था। आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि वो क्या-क्या समस्याएँ हैं कि जिनके पाश में हमारा भारतवर्ष, हमारा यह जो सामाजिक ताना-बाना है और लोकतांत्रिक ढांचा है, ये जो जकड़ता जा रहा है, लगातार फँसता जा रहा है। उनकी समस्याओं के बारे में आप थोड़ा-सा अवेयर कीजिए हमें और पूरे सत्य सनातन परिवार को। हूँ अंकुर जी। मैं वकील बाद में बना, उसके पहले मैं इंजीनियर हुआ करता था जी, और कई कई कंपनियों में नौकरी किया। मैं एलमल वेस्पा कानपुर में स्कूटर बनती थी, उसमें था। फिर हीरो में आया, फिर मैं मारुति में गया। जी, क्योंकि हीरो में भी जापान के लोग आते जाते थे और मारुति में तो जापान के बहुत लोग आते जाते थे। जी। तो वहां एक अच्छी बात ये थी जो हमें सिखाया गया मारुति में, कि अगर किसी मशीन का एक नट भी फेल हो जाए तो नट तो बदलना है, लेकिन उसकी रूट कॉज एनालिसिस करना है कि नट क्यों खराब हुआ। क्या नट की लाइफ पूरी हो गई थी, या नट क्वालिटी में खराब था, या नट जब लगाया गया उसका प्रोसेस खराब था, क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुआ। तो हम लोगों को बाकायदा हर एक ब्रेकडाउन, हर एक फेलियर का एक रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट बनानी होती थी। वहीं से हमें आदत पड़ गई रूट कॉज एनालिसिस करने की, वाई वाई एनालिसिस करने की। जी, पिछले 20 साल में मैंने भारत की समस्याओं की रूट कॉज एनालिसिस किया, तो दो पैटर्न मुझे समझ में आए। पहला तो ये कि भारत की 80 से 90% समस्याओं का जो रूट काज है वो है करप्शन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। केवल दो रूट काज। जी। और जो दूसरी बात ये समझ में आई कि भारत में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे करप्शन है। और जो हुँ, काम नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, उसके पीछे भी करप्शन है। बिल्कुल। उदाहरण मैं आपको देता हूं। जी, सड़क बार बार टूटती है। अब आप इसकी रूट का एनालिसिस करिए। मतलब रूट का एनालिसिस का मतलब, किसी भी जापान में एक सिस्टम है कि कोई समस्या है उसमें आप वाई लगाओ, हुँ, और उस समस्या में उतनी बार आप वाई लगाओ, वाई वाई वाई, जहां आपको अंतिम समस्या का छोर न मिल जाए। हुँ, सड़क बार बार टूटती है, वाई, मटेरियल खराब। मटेरियल क्यों खराब, वाई, घूसखोरी हो गई, कमीशनखोरी हो गई, बिल्कुल, दलाली हो गई। बिल्कुल। सड़क पे बहुत ज्यादा भीड़ है, क्यों? या तो सड़क का डिजाइन खराब, डिजाइन खराब तो जानबूझ के खराब किया गया, सड़क बार बार टूटे, वो भी जी, करप्शन। अगर डिजाइन ठीक है फिर भी बहुत ज्यादा भीड़ है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन, यस।
अगर आपके मोहल्ले, बड़ी सीधी सी बात है, हम लोगों के घर की दीवार 50 साल चलती है, पार्क की दीवार हर साल टूटती है। हाँ करप्शन। बिल्कुल हमारे घर का बल्ब 2 से 3 साल चलता है, चल आपके जाता स्ट्रीट लाइट का बल्ब हर 2 महीने में बदलता है। करप्शन। है जी। बहुत सीधी सी बात है। केंद्र और राज्य का टोटल बजट, मुझे लगता है शायद इस बात को कभी मेन स्ट्रीम मीडिया अखबारों में नहीं चलाया जाता, लेकिन मैं आपके अपने सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना जी चाहता हूँ, जो आपको जी। इस समय सुन रहे हैं, केंद्र और राज्य का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है। 70 सत्तर लाख लाख करोड़। करोड़ 70 लाख करोड़। 70 लाख करोड़ का 20% ब्लैक मनी जनरेट हो जाता है। हम्म। मतलब 14 लाख करोड़ हर 14 लाख। साल भारत के अंदर काला धन बन जाता यस। है। आप किसी भी ठेकेदार से पूछ लीजिए, अगर थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस में लेके पूछिए, ये बता भैया, अगर तेरा ये ठेका 10 लाख का उठता है, इसमें कैसे होता है? वो आपको, अगर थोड़ा सा अगर आपकी दोस्ती कर लोगे तो आपको बताएगा, देखो साहब, 10 लाख का टेंडर उठा है, इसमें मैं 2 लाख तो देता हूं नेताओं नौकरशाहों को, पार्षद से लेके हम्म। सांसद तक। 2 लाख देता हूं जेई से लेके एक्सीएम तक। तो 2 लाख नेता लेते हैं, 2 लाख नौकरशाह लेते हैं, 4 लाख यस। हो गया। 2 लाख में बचा के अपने पास रख लेता हूं अपने बाल बच्चों के लिए, 6 लाख हो गया। 4 लाख हम्म में ये मैं पार्क की बाउंड्री बनवा देता हूं। बड़ी हम्म। सीधी सी बात, बहुत सीधा सा फंडा। 20% नेता, 20% नौकरशाह, 20% खुद फायदा उठा लेता है। अब 40%, अगर 10 लाख के टेंडर में 4 लाख खर्च करके अगर वो पार्क की बाउंड्री बनाएगा, तो पार्क की बाउंड्री 2 साल में टूटेगी टूटेगी। बिल्कुल। बड़ी सीधी सी बात। इसी तरीके से अगर कोई काम नहीं किया जा रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। भाई, इस देश में सबके काम का बंटवारा हो गया। टीचर कितने घंटे पढ़ाएगा, पर डे कितना पीरियड पढ़ाएगा, ये भी लिखा जा चुका है। बिल्कुल। प्रोफेसर कितने घंटे पढ़ाएगा, कितने नहीं पढ़ाएगा, ये भी हो गया है। जी। इवन जजेस का भी एक तरीके से लिखा तो नहीं गया, लेकिन जजों में भी एक शर्म आ गई है कि हमको पर डे 40 केस सुनना है या 50 केस सुनना है, कुछ करना है। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करो। जी। 70 साल बीत गए, 125 बार संविधान बदल गया, 5 हम्म। बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल गया, लेकिन आज तक एमएलए एमपी का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं हुआ। तो नतीजा बिल्कुल। यह हुआ कि जो काम पार्षद करता, जो काम प्रधान करता, वही काम सांसद भी करता। मतलब सड़क बनवाना, सड़क पे स्ट्रीट लाइट बनवाना, दीवार की चहर दीवारी पेंटिंग कराना, पार्क में जिम लगवाना, ओपन जिम जिम बनवाना, क्लोज जिम बनवाना, स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए वो बल्ब चेंज कराना, ये पार्षद का काम है। जी। उसको सांसद भी कर रहे बिल्कुल। हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सांसद लॉ मेकर है। बहुत मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं। जी। हमारे देश में 800 सांसद हैं टोटल, लोकसभा हम्म। राज्यसभा मिला के 800 सांसद। जी। चलो, हमने इसमें तीन मान लिया कि 300 सांसद अनपढ़ गंवार हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, उनको संविधान नहीं पता, उनको कानून नहीं पता, वो जातिवाद के सहारे आ गए या भाषावाद के सहारे आ गए या पैसा देकर टिकट खरीद के आ गए, जैसे भी आ गए। चलो, हम्म। 300 को बाहर कर दो। जी लेकिन 500 तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं। जी। 500 तो ऐसे हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के समझ सकते हैं उनको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का कितना पार्ट रह गया लागू करने से, उस पर कैसे किया जाए। 500 सांसद तो लोकसभा राज्यसभा में ऐसे निकल आएंगे जो ये देख लें कि सिंगापुर में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, यूएस में क्या क्या अच्छे अच्छे कानून है, चाइना में क्या क्या अच्छे कानून है, फ्रांस में क्या क्या अच्छे अच्छे कानून है, सब पता कर सकते हैं। जी। हमारे देश में संसद में 3 सत्र चलता है, हर साल 3 सत्र कम से कम चलेगा। बाकी हाँ जी। स्पेशल सेशन भी चला ले तो अलग बात। जी। अगर 500 सांसद हर सत्र में एक एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें, तो हर साल हमारे भारत में 1500 नए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ इसका सकते हैं। मतलब या तो 1500 पुराने कानून बदले जा सकते हैं या 1500 नए कानून बन सकते हैं। बन सकते हैं। जी। लेकिन 1500 कानून अगर हमारे सांसद हर संसद के सत्र में एक एक, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, केवल एक बिल पेश करने के लिए कह रहा हूं। जी। हालांकि मैंने तो पिछले 5 साल में 100 पीआईएल फाइल कर दिया, और पीआईएल बिल्कुल। फाइल करने में ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, किसी किसी देश के कानून की नकल करना बड़ा आसान है। तो यस। आप भाई, फ्रांस का कानून आपके वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहां से उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसमें जहां जहां फ्रांस लिखा है वहां वहां इंडिया लिख दीजिए, थोड़े इंडिया। बहुत चेंज कर दीजिए और बिल पेश कर दीजिए। बिल्कुल। चाइना का पॉपुलेशन कंट्रोल ला उठा लीजिए, जहां जहां चाइना लिखा हो इंडिया लिख दीजिए, सजा वही रखने दीजिए, बाकी थोड़े बहुत और चेंजेस कर दीजिए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दीजिए और संसद में पेश कर दीजिए। तो अगर बिल्कुल। हमारे 500 सांसद
एक एक कानून भी हर संसद सत्र में पेश करें प्राइवेट मेंबर बिल, तो हमारे देश में हर साल 1500 कानून बन सकते हैं। 1500 हर साल 1500 कानून का मतलब अब तक हमारे देश में एक भी कानून कम से कम घटिया कानून नहीं होता, सब अच्छे सुधर गए होते। आज भी हम सैकड़ों अंग्रेजी कानून आज भी ढो रहे हैं, सैकड़ों अंग्रेजी कानून। इस देश का इंडियन पिनल कोड जिसके द्वारा लोगों को अपराध नियंत्रण किया जाता है, वो 1860 में मैकाले ने बनाया था, आज भी चल रहा है। हमारे देश में जो पुलिस चल रही है आज भी 1861 के कानून से चल रही है। जो गवाहों के बयान होते हैं, एविडेंस एक्ट जिसको कहते हैं, वो 1872 में बना था। जमीन जायदाद के मुकदमे सुलझाने के लिए जो कानून है वो 1888 वाला चल रहा है। और तो छोड़ दीजिए, इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस कानून को यूज किया जा रहा है उसको कहते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट, वो 1897 बना था। 1897 के महामारी वाले कानून से हम 2020-2021 के कोरोना से लड़ रहे हैं, 125 साल बाद भी। हाँ, ये सिचुएशन है। क्यों? अब मैंने आपको पहले कहा था, जो काम होना चाहिए अगर वो नहीं किया जा रहा है तो किसी न किसी माफिया का दबाव है, और जो काम नहीं होना चाहिए वो हो रहा है तो भी किसी न किसी माफिया का दबाव है, माफिया का हाथ है। बिल्कुल। एग्जाम्पल आपको देता हूं। आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, कहते नहीं हमारे देश में कानून का राज है, कानून का राज, ऐसा सब लोग सुनते भी। वो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 का हिस्सा है। तो आर्टिकल 14 के हिसाब से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तब प्रिवेल करेगा जब इस देश में पुलिस हमारी इंडिपेंडेंट हो, पुलिस स्वतंत्र हो, वो अपने इच्छा से ईमानदारी के साथ एफआईआर कर सके, ईमानदारी के साथ टाइम पे चार्जशीट फाइल कर सके, ईमानदारी के साथ मुकदमों को फॉलो करा सके, तभी तो रूल ऑफ लॉ होगा। बिल्कुल। आप जानते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया में, अपने सभी सनातनी भाइयों से कहूंगा एक बार गूगल पे इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया जरूर करिए, इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया। उसमें आप पाएंगे कि जितने घटिया पैरामीटर हैं हम सब में टॉपर है, सब में टॉप 10 में जी। और जितने बढ़िया पैरामीटर है उसमें हम सब में आउट ऑफ 50 है। तो आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम 69 69वें स्थान पे। आज तक कभी हम टॉप 50 में आए नहीं, ये सच्चाई जी। आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। हमारी सरकारों ने आज तक जाति धर्म भाषा क्षेत्र को खत्म करने के लिए एक भी कानून नहीं बनाया, और मैं आपको कम से कम 20 कानून बता सकता हूं जो जाति के आधार पे बने हैं, जो मजहब के आधार पे बने हैं, जो क्षेत्र के आधार पे बने। जी बिल्कुल, इन पे हम विस्तृत चर्चा आगे कभी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हाँ, अभी हम इनको समराइज करते हैं। अभी हम समराइज कर दें, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है इस देश में सबको समान अवसर मिलना चाहिए जी। समान अवसर का मतलब, जब इस देश में इंजीनियरिंग का एक एग्जाम हो रहा है, जेई का, मेडिकल का एक एग्जाम हो रहा है, नीट का, आईएएस का एक एग्जाम, एक पेपर होता है, एनडीए का एक पेपर होता है, क्लैट का एक पेपर होता है, बैंक का एक पेपर होता है, रेलवे का एक पेपर होता है, इसका मतलब इस देश का सिलेबस भी एक होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक इस देश में एक सिलेबस नहीं होगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े, हरियाणा वाले हिंदी में पढ़े, लेकिन सिलेबस तो एक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कच्छ से कामरूप और लद्दाख से लक्षद्वीप तक हिंदी का सिलेबस एक हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस एक होता है, हो सकता है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबका सिलेबस एक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्यों नहीं लागू किया? मैंने शुरू में कहा था, जो काम होना चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो किसी माफिया का दबाव है। अब आर्टिकल 16 के अनुसार यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू होना चाहिए, वो नहीं लागू हुआ। उसमें 3 तरीके की माफिया है। एक है स्कूल माफिया, स्कूल माफिया नहीं चाहता कि सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह सब मर्ज हो जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाए। दूसरा है कोचिंग माफिया, कोचिंग में माफिया नहीं चाहता कि इस देश में वन नेशन वन सिलेबस हो जाए। अगर एक सबकी एक किताब हो जाएगी तो कोचिंग कोई पढ़ेगा ही नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किताब माफिया नहीं चाहता कि इस देश में एक किताब, अगर हर जगह एक एनसीईआरटी, सब बहुत अच्छी से एनसीईआरटी की किताब डिजाइन हो जाए, जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश में चलती है, वैसे अगर एक किताब पूरे 12वीं तक पूरे देश में चलेगी, तो ये जो किताब माफिया है जो 50 रुपए की किताब 500 और 600 800 रुपए में बेचते हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो बुक माफिया नहीं चाहता, बुक माफिया नहीं चाहता एक देश एक किताब लागू हो, स्कूल माफिया नहीं चाहता एक देश एक शिक्षा बोर्ड लागू हो, कोचिंग माफिया नहीं चाहता एक देश एक पाठ्यक्रम लागू हो, सिलेबस लागू हो। इसके चक्कर में आर्टिकल 16 डेड पड़ा हुआ है।
आगे चलता हूं, आर्टिकल 21, राइट टू स्पीडी जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। जी। लेकिन आपको भी पता है कि हमारे यहाँ मुकदमे 30 साल से, 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से, कुछ तो मुकदमे ऐसे चलते हैं पिताजी खत्म हो जाते हैं, मुकदमा लड़ते लड़ते बेटा बेटा के मुकदमा लड़ता है। ये हाँ सिचुएशन बिल्कुल। मैं ऐसे जानता हूं, 1900, एक कर्नल कबोत्रा है पंचकुला के, 1900 अच्छा जी। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के उन्होंने हाथ मतलब दांत खट्टे खड़े कर दिए थे। हम्म। कर्नल साहब थे वो। कर्नल साहब रिटायरमेंट के बाद अपनी जमीन का मुकदमा लड़ रहे हैं, 20 साल से अपनी जमीन बेदखल है, ये नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं कि उनकी जमीन है। जी। जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, आज की डेट में वो ऐसे बेचारे बेचारे घूम के रहे, हमारे पास उनका फोन आता रहता जी। है। जौनपुर में एक मुकदमा चल रहा है, 35 साल से ये नहीं क्लियर हो पाया कि जिसने वो वसीयत लिखा वो 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। अगर हम एक नार्को कानून बना दे, पॉलीग्राफ कानून बना दे, जी। ब्रेन मैपिंग कानून बना दे, तो फटाफट जो मुकदमे 10 साल चलते वो मुकदमे 1 महीने में खत्म हो जाएगा। हम्म। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? मैंने आपको कहा था जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे करप्शन। अगर बिल्कुल। जल्दी जल्दी मुकदमे निपटेंगे, अंकुर आर्या का मुकदमा जल्दी निपटेगा, अश्विनी उपाध्याय का जल्दी निपटेगा, तो 2G वाला भी जल्दी निपटेगा, बिल्कुल। CWG वाला भी जल्दी निपटेगा, कोयला बिल्कुल। घोटाला वाला भी जल्दी निपट जाएगा, अगस्ता जी। वाला भी जल्दी निपट जाएगा, जो ये यादव सिंह वाला भी जल्दी निपटेगा, फिर मायावती वाला भी जल्दी निपटेगा। बिल्कुल। इसके चक्कर में नेताओं का लूट तंत्र बरकरार रहे, इनको हम्म। जल्दी सजा न होने पाए, इनका मुकदमा तब तक चले जब तक इनकी सांस न छूट जाए। जैसे सुखराम साहब का मुकदमा, जब वो सुखराम जी खत्म हो गए तब उसके बाद अपने आप खत्म हो गया। यस। ऐसे कितने, नरसिंह नरसिंह राव का जो संसद में घोटाला वाला कांड हुआ था, नोट घोटाला, वो हम्म। नरसिंह राव के खिलाफ वो अपने आप खत्म हो, नरसिंह राव जी खत्म हो गए, मुकदमा खत्म हो गया। तो अब हमारे बताओ। देश में जुडिशल सिस्टम को ऐसा बना के रखा गया है कि हम्म। नेताओं का लूट तंत्र बरकरार है। बड़ी सीधी हम्म। सी बात है, अगर हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें कि कोई आदमी क्राइम करेगा, 1 साल के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो गई, अगर उसने अपील भी किया तो 1 साल से अंदर हाई कोर्ट में भी उसको फिर मुकदमा खत्म, फिर मान लो जी। अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में भी 1 साल में खत्म। अगर तीन हम्म। साल के अंदर मुकदमे खत्म होने शुरू हो जाए, 1 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 1 साल हाई कोर्ट, 1 साल सुप्रीम कोर्ट, हम इसका एक जुडिशल चार्टर बना दें, एक कानून बना के फिक्स कर दें, 1 साल के अंदर मुकदमा डिसाइड होना ही होना है, पुलिस को जी। 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना ही करना है। हम्म। ऐसा अगर कर दें, एक अपराधी को, अगर आप एक गांव में कोई अपराधी अगर उसको आपने जेल में डाल दिया, सजा हो गई, दूसरा कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी एक नहीं करेगा। डिपार्टमेंट में यस। एक बाबू को आपने जो घूसखोरी कर रहा था उसको पकड़ के सजा दे दिया, तो दूसरा कोई बाबू हिम्मत नहीं करेगा घूस लेने की। नहीं। यस। तो लेकिन चूंकि इन घूसखोरों की घूसखोरी चलती रहे, जमाखोरी चलती रहे, मिलावटखोरी चलती रहे, कालाबाजारी चलती रहे, 1,000 रुपए का रेमडेसिविर जो है 50-50 हजार में बिकता रहे, बिल्कुल। ये लूट तंत्र बरकरार रहे, इसलिए इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है, अंग्रेजी कानून नहीं बदले जा रहे हैं, 1872 का एविडेंस एक्ट नहीं बदला जा रहा है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया जा हम्म। रहा। आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने मजहब को, धर्म को पालन कर सकते हैं, लेकिन जी। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, यानी साम दाम दंड भेद द्वारा दूसरों को लालच नहीं देंगे, दूसरों को धर्मांतरण नहीं कराएंगे, दूसरों को कुछ नहीं कराएंगे। क्योंकि मिशनरियों को बड़ी फंडिंग होती है धर्मांतरण के लिए इस देश में, जी। और जो धर्मांतरण की फंडिंग आती है उसका कुछ हिस्सा हमारे माननीय सांसदों को भी जाता है। इसलिए आज हम्म। तक धर्मांतरण विरोधी केंद्रीय कठोर कानून नहीं बनाए गए, हिम्मत ही नहीं पड़ रही जी। है। बनाना तो छोड़िए, हम्म। ड्राफ्ट तक नहीं बनाया जा रहा। जी। घुसपैठ नियंत्रण कानून आज तक नहीं बनाया गया। जी। आर्टिकल 44, हम्म। जैसे कहते नहीं, धर्म का कोई इंग्लिश में एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं है, जो वर्ड रिलीजन है नहीं वो है। धर्म नहीं है, वो जी। रिलीजन बिल्कुल अलग चीज है, धर्म बिल्कुल अलग चीज जी। है। ऐसे संविधान का भी इंग्लिश में कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। हम्म। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, जी। संविधान। अगर आप संविधान को, आप हम जितने सनातनी भाई हैं सब जानते हैं, हिंदी सबको आती है, हाँ संविधान का संधि संधि विच्छेद। विच्छेद करिए। हाँ, संधि विच्छेद करिए, समधन विधान बराबर संविधान। जी। यानी ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। इसीलिए हमारे देश में आर्टिकल 14, सब लोग कानून की नजर में बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है जात धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे। आर्टिकल 20 कहता है राइट टू स्पीडी जस्टिस करोगे।
आर्टिकल 25 कहता है कि आप जो है साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण नहीं कराओगे। जी। आर्टिकल 44 कहता है एक समान नागरिक संहिता होगी। अच्छा। लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ संविधान नहीं है, हमारे यहाँ बहुविधान चल रहा है। हिंदू की जी। अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग कानून, ईसाई का अलग बिल्कुल। कानून। संविधान नहीं चल रहा है, बहुविधान चल जी। रहा है। इस पे भी मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा। इस आर्टिकल 44 को लागू करने के लिए भी मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि उसमें भी जल्दी ही कुछ निर्णय आए। हाँ, बस सरकार के जवाब का इंतजार है, सरकार के जवाब आ जाएगा तो निर्णय आएगा। जी। आएगा। आर्टिकल 47, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल जी। 47 कहता है इस देश में नशाबंदी, शराबबंदी, हम्म। ये सरकार का दायित्व है भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त भारत बनाए। जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई काम जो संविधान में लिखा है अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके पीछे किसी माफिया का हाथ है। इस देश में नशा माफिया, शराब माफिया इतने पावरफुल है, वो जी। पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी फंडिंग करते हैं, नेताओं को भी फंडिंग करते हैं। आज की डेट तक संसद में भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त घोषित करने के लिए कभी एक बिल पेश नहीं किया। कुछ राज्यों बिल्कुल। ने अपने अपने साहस के द्वारा कर हाँ। लिया, नीतीश कुमार जी ने अपने कर लिया। गुजरात में तो चलो महात्मा गांधी जी का पहले से ही चल रहा था। जी। लेकिन जो राष्ट्र, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो जब नहीं तक हुआ। राष्ट्रीय स्तर पे शराबबंदी नहीं होगी तब तक शराबबंदी सफल नहीं होगी। और इस शराबबंदी का दुष्परिणाम जरा सोचिए। सरकार को तो पैसे मिल रहे हैं, मंत्री जी जी। को तो जो सरकारी कोष में आ रहा है, जितना सरकारी कोष में आता है उतना जो है प्राइवेट कोष में भी आता है। सबको पता शराब माफियाओं से बगल में पैरेलल में चलता है। हमारे देश बिल्कुल। में तो विजय माल्या जैसे शराब माफिया राज्यसभा का सांसद बन गया। सांसद सबको तक पता है बने। यहाँ जी। पे कितने सारे शराब माफिया विधायक बन चुके हैं, कितने सारे शराब माफिया राज्यसभा लोकसभा पहुंच चुके हैं। इसका जरा असर देखिए। जी। जब आदमी शराब पिएगा, नशा पिएगा, देखो मुस्लिम तो शराब नशा से पीते नहीं, एकदम तौबा तौबा जी। उनको जी। हर जी। फ्राइडे को जो पहली सीख दी जाती है वो ये है कि नशा नहीं पीना, शराब नहीं पीना। और हम्म। मुस्लिम्स अपने धर्म के पालन करने के मामले में बड़े ईमानदार हैं। हम्म। उनके कुरान में जो लिखा है वो गलत है, सही है, वो अलग विषय, किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो उस पर लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ। अगर उसमें लिखा है काफिरों को मारो तो काफिरों को मार रहे हैं। अगर बिल्कुल। उसमें लिखा है नशा नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना, शराब नशा शराब को दूर रखते हाँ। हैं। इस नशा के और शराब के कारण जो सबसे ज्यादा पतन की तरफ जा रहा है वो सनातनी युवा जा रहा बिल्कुल। है। जब शाम को सनातनी युवा शराब पी लेगा तो वो संध्या बंदन कब करेगा? बिल्कुल। जब वो देर रात 12 बजे तक बियर बार से लौटेगा तो सुबह उठ के वो योग प्राणायाम कब करेगा? सुबह बिल्कुल। उठ के हवन कब करेगा? वो यस। गायत्री मंत्र कब पढ़ेगा? बिल्कुल। महामृत्युंजय का मंत्र कब पढ़ेगा? ओम का उच्चारण कब करेगा? तो जब ये कुछ नहीं करेगा, न ध्यान करेगा, न योग करेगा, न प्राणायाम करेगा, न हवन करेगा, तो वो सेकुलर बन जाएगा। वो सनातनी रहा ही सनातन नहीं से है सनातन से दूर होता चला जाएगा। उसको बिल्कुल। लगेगा कि ये सनातन जो धर्म है ये तो जो है ऐसे मतलब बकवास है, तो फालतू से बकवास की बात है, वो एडवांसिव है। ये अभी हमने देखा है ना, जो आदित्य तिवारी, जिसको एमसी कोड कह रहे हैं, वो आप ये देखिए कि उसकी माँ अब कह रही है कि उसने आत्महत्या कर ली, ये कर लिया, मेरा बच्चा मेरे से खो गया। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जब वो तुम उसकी परवरिश कर रहे थे 16 साल की उम्र में, वो सनातन को गाली दे रहा है, महाभारत गीता गाय को गाली दे रहा है, और इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज में उसने रैप बनाया, कोई गाना बनाया है, तब आप कहाँ थी? वो राष्ट्रगान के समय पे गाली दे रहा है फौजियों को, शराब पी रहा है बैठ करके। तो आप ये हमने वो मतलब आपने जो बात कही है वो अक्षरशः यहाँ पे हमें साबित होती दिखती है कि उसका मानसिक स्तर इतना ज्यादा निम्नतर था, इतना ज्यादा गिर चुका था कि उसको समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है, और वो जाकर के यमुना जी में कूद गया। तो अपने जो हमारी जो इतनी पवित्र नदी है उसको भी गंदा कर गया। पहले अपने सनातन को गाली दी, ये शराबी पी, और मतलब मैं आपको समझ क्या ही नहीं कह रहा आया हूं, कि व्यक्ति है भी या नहीं वो। अंकुर जी, मैं तो अभी केवल आपसे संविधान की बात कर रहा हूं। मैं हम्म। संविधान के उन प्रावधानों की बात कर रहा हूं जो संविधान हमारा कह चुका है, जो बाबा हम्म। साहब अम्बेडकर लिख के गए हैं, जो जी। सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 300 लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया, वो हम्म। संविधान क्या कहता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत सोच विचार के उन्होंने संविधान बनाया। जी। 125 बार संविधान बदला गया, हम्म। 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, लेकिन जी। आर्टिकल 47 को नहीं लागू किया। क्यों? बात करप्शन।
क्योंकि हाँ। आर्टिकल 47 लागू करने से जो पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग हो रही है, जो नेताओं को फंडिंग हो रही है, जो बड़े बड़े प्राइवेट जिनको जेट एयरवेज जेट जहाज मिलते हैं घूमने सैर करने के लिए, जो विदेशों में मौज मस्ती करने के लिए उनको चंदे पैसे मिलते हैं, वो बंद हो जाएगा। हाँ, उनसे मुख्य कोई बात। लेना देना नहीं। लड़के शराब पी के बर्बाद हो जाए, सनातन गया भाड़ में, सनातन सिस्टम बर्बाद हो जाए, सब ठीक है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, मंजूर है, पैसा आता रहना चाहिए। और एक बात मैं बिल्कुल। कड़वी बात कहना चाहूँ, जी। पूरी दुनिया में सनातन आज खत्म हो गया। हम्म। जिन 58 देशों में आज इस्लाम है, वहां पे 1400 साल पहले सनातन धर्म था। बिल्कुल। जिन 85 देशों में आज क्रिश्चियनिटी है, 2000 साल पहले वहां पे भी सनातन था। सनातन बड़ी हुआ सीधी करता सी था। बात है। ईसा बिल्कुल। ईसा मसीह के फादर तो ईसाई नहीं थे ना, या मोहम्मद साहब के पिताजी बिल्कुल। तो मुसलमान नहीं थे। बड़ी सीधी सी बिल्कुल। बात है। जी। और लेटेस्ट एग्जांपल, 1750 में अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था। आज वहां न बिल्कुल। हिंदू बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न शूद्र बचा, सब खत्म हो गए। भारत के 9 राज्यों में हम माइनॉरिटी यस। हो चुके हैं। इसके बावजूद यस। सरकारें उस संविधान को नहीं 100% लागू कर रही है। 20% संविधान बचा हुआ, 20% संविधान बचा हुआ। अगर वो 20% संविधान जी। लागू हो जाए तो मुझे लगता है इस देश में भारत भी बचेगा, भारतीय संस्कृति भी बचेगी। तो मैंने कहा ना, चूंकि बिल्कुल। फंडिंग आ रही था, आर्टिकल 47 लागू नहीं कर रहे हैं, जो कहता है नशाबंदी शराबबंदी होगी। हम्म। आर्टिकल 48 कहता है इस देश में गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए, संविधान कह रहा है। लेकिन जी। जो अगर कोई, हम कहते हैं गौ हत्या प्रतिबंध करो, अंकुर आर्या कहते हैं गौ हत्या प्रतिबंध करो, तो कहते हैं कम्युनल है। अरे जी। भैया, हाँ। अगर मैं कम्युनल हूं, फिर तो बाबा साहब अम्बेडकर भी कम्युनल थे, जिन्होंने संविधान की फाइनल ड्राफ्टिंग किया। फिर तो डॉक्टर राजेंद्र जी। प्रसाद कम्युनल, फिर तो रफी अहमद किदवई बिल्कुल। कम्युनल, फिर तो नेहरू जी कम्युनल, सरदार पटेल कम्युनल, फिर तो 300 जो संविधान 300 लोगों ने मिलकर बनाया, सारे कम्युनल हो गए ना। रखा बिल्कुल। क्यों आर्टिकल बिल्कुल। 48? हाँ, आर्टिकल 49 कहता है कि सरकारों की ड्यूटी है कि देश के जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, धार्मिक ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको संरक्षित करें। सरकार ने इसका उल्टा कानून बना दिया 1991 में, एक पूजा स्थल कानून बना के बोला कि राम मंदिर का मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, बाकी दूसरे मैटर को कोर्ट जा ही नहीं सकते। फिर मैंने उस कानून को 1991 वाले कानून को चैलेंज किया है। अब 1991 वाले कानून को चैलेंज किया तो अब काशी वाला मामला भी थोड़ा आगे बढ़ गया है, थोड़ा मथुरा वाला मामला भी आगे बढ़ गया है। जी। अब उस सुप्रीम कोर्ट मामला मैंने चैलेंज किया, और मैं पूरे जी। विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन सरकार का जवाब आया आ जाएगा, अभी तो सरकार का जवाब आया नहीं पूजा स्थल जी। कानून पे, जवाब आएगा तो कानून हम्म। खत्म होगा। जब वो कानून खत्म होगा तो काशी का विवाद भी खत्म होगा, मथुरा का विवाद भी खत्म यस। होगा, जौनपुर में भी विवाद खत्म होगा, भद्रकाली का विवाद खत्म होगा, अटाला का विवाद खत्म होगा। देश भर में 100 से अपना जो कुतुब मीनार वाला जो जैन मंदिर है उसका विवाद भी खत्म होगा। कई ऐसे जो है बिल्कुल। जिनका विवाद खत्म हो जाएगा। जी। आर्टिकल 312 कहता है इस देश में एक इंडियन जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे एक एग्जाम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए इंडियन जुडिशियल सर्विस, आईजेएस। जी। और जजों का एग्जाम नेशनल लेवल पे होना चाहिए, उसी के द्वारा सारे जजों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। देखो, नहीं लागू किया। जी। आर्टिकल 348 कहता है और 349 कि इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि हिंदी और संस्कृत सबको लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। अच्छा जी। केवल हिंदी नहीं, केवल हिंदी नहीं, संस्कृत हम्म। भी। हम्म। ये ओ। हमारा आर्टिकल वाह। 351 कहता है। हम्म। और उसका तरीका क्या है? आप 10वीं तक मैंडेटरी कर दो, हिंदी संस्कृत सबके लिए मैंडेटरी कर दो, कानून बना के सब लोग पढ़ें। लेकिन सरकारों ने कभी आज तक ड्राफ्ट भी नहीं पेश किया, कभी संसद उस पर चर्चा भी नहीं की आर्टिकल 351 को लागू चर्चा करने के तक नहीं बारे हुई। बिल्कुल। बिल्कुल। में। घुसपैठ की जो समस्या है, जिस पर अभी मैं चर्चा करना चाहूंगा, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया मेरी पीआईएल पे, 5 करोड़ जी। घुसपैठिए रहते हैं भारत में। ये जी। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में थे जब मैंने पीआईएल फाइल किया था। अब तो और भी हो चुके हैं। बहुत हो चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इशू करके पूछा है, ये बताओ 1 साल के जी। अंदर आप अपना ब्लूप्रिंट बताओ, इनको कैसे, एक मेरी मांग है कि 1 साल के अंदर सारे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ढूंढा जाए, इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए। तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि आप मुझे इसका एक ब्लूप्रिंट बताओ कि इनको ढूंढोगे कैसे,
ढूंढने के बाद इनको रखोगे कहाँ पे? भाई जगह भी चाहिए ना रखने के लिए। और फिर इनको डिपोर्ट कैसे करोगे? वो टाइमलाइन पूरी मांगा है। 5 जुलाई 6 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी। तब तक पता चल जाएगा सरकारें अब तक क्या क्या कर चुकी हैं और क्या करने वाली है और कैसे करने वाली है, सबको पता चल जाएगा। जी। एक बात मैं घुसपैठ पे बताऊं, जी। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब ये 3-4 डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद वो भारतीय बन गए। असम में एनआरसी फेल हो गई, ये तो आपको ही पता होगा। असम की एनआरसी दोबारा होने जा रही है। बिल्कुल। वहां के मुख्यमंत्री ने बोला हम दोबारा कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि पहली वाली एनआरसी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? जो असम के घुसपैठिए थे उन्होंने घूस दिया। अच्छा, बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही थी देशों से घुसपैठियों को बसाने के लिए, घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, घुसपैठियों को यहाँ नागरिकता दिलाने के लिए खाड़ी देशों से जबरदस्त फंडिंग हो रही है। वो पैसा आ रहा है, विधायकों सांसदों को भी पैसा आ रहा है कि अगर इनको घुसपैठियों को निकालने की कोशिश करे तो आप हंगामा शुरू कर दो। तो असम में जितने घुसपैठिए थे सबने घूस दे के पहले आधार बनवाया, फिर राशन कार्ड बनवाया, वोटर आईडी बनवाया और बाद में पैसा दे के एनआरसी नाम डलवा लिया। भाई एनआरसी लागू करने कोई सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी आता है। एनआरसी जो चलती है तो उसका जो वेरिफिकेशन होता है वहां के लेखपाल करते हैं, पटवारी करते हैं, वहां का जो लोकल सेक्रेटरी है वो आ जाएगा, वहां का पार्षद आ जाएगा, वहां का प्रधान आ जाएगा, वही लोग मिलके करते हैं। इतना बड़ी फंडिंग हुई असम में घुसपैठियों को बचाने के लिए कि सारे जो घुसपैठिए थे वो भारतीय बन गए और जो बेचारे असम के वास्तव नागरिक थे उनका एनआरसी रजिस्टर से नाम बाहर हो गया, वो घुसपैठिए बन गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या विस्फोट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उससे भी जो बड़ी समस्या है हमारी देश की, हमारी एकता को, अखंडता को, हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, वो है भ्रष्टाचार और काले धन से। कश्मीर में अलगाववादियों की पूरी फंडिंग कैश में होती है, हवाला के जरिए होती है, काले धन से होती है। पत्थरबाजों की सबकी फंडिंग कैश में होती है, हवाला के जरिए होती है, काले धन से होती है। माओवादियों की फंडिंग कैश में होती है, हवाला के जरिए होती है, काले धन से होती है। नक्सलियों की फंडिंग कैश में होती है, काले धन से होती है, हवाला के जरिए होती है। जिहादियों की फंडिंग कैश में होती है, काले धन से होती है, हवाला के जरिए होती है। बिल्कुल। इवन लब जिहाद की फंडिंग कैश में होती है। भाई 300 रुपए पंचर बनाने वाला जो जिसका बाप दिन भर में 300 रुपए का पंचर बनाता है, उसका बेटा 3-3 लाख रुपए की निंजा बाइक लेके घूमे, बिल्कुल 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके चले, 5-5 हजार रुपए का चश्मा पहन के घूमे, 10-10 हजार रुपए की टी शर्ट और जींस पहन के कॉलेज के आमने सामने चक्कर लगाए। आप क्या सोचते हो वो पंचर बनाने वाला उसको सब सामान दे सकता है? नहीं दे सकता। बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। बहुत। तो मजार जिहाद की फंडिंग भी काले धन हवाला से हो रही है, दरगाह जिहाद की फंडिंग काले धन हवाला से हो रही है, मदरसा जिहाद की फंडिंग काले धन हवाला से हो रही है, लब जिहाद की फंडिंग काले धन हवाला से हो रही है, कब्रिस्तान जिहाद की फंडिंग काला धन से हवाला से हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग काला धन हवाला से हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग काला धन हवाला से हो रही है, माओवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से हो रही है, जातिवाद फैलाने के लिए काला धन हवाला से फंडिंग हो रही है। जो तथाकथित आपको दलित चिंतक, दलित विचारक आपको नजर आते हैं, बीच बीच में सोशल मीडिया में ट्वीट भी करते हैं, दलित बनाम सवर्ण करते हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा करते हैं, उसमें कुछ सांसद भी हैं, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी भी हैं, सबको बड़ी मात्रा में इनको फंडिंग होती है काला धन से, हवाला के जरिए। तो जात मतलब भारत विरोधी ट्वीट करने, मैं तो ऐसे जानता हूं बहुत सारे लोग जो भारत विरोधी ट्वीट करते हैं, सब लोग उनको गाली भी देते हैं। मैं सोचता हूँ यार गाली क्यों दे रहे हैं? अरे उसको पैसा मिला और ट्वीट कर रहा है, करेगा ही। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कोई पैसा लेके देश विरोधी ट्वीट कर रहा है, कोई पैसा लेके देश विरोधी फेसबुक पोस्ट लिख रहा है, कोई पैसा लेके न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिख रहा है भारत विरोधी, कोई पैसा लेके वाशिंगटन पोस्ट में भारत विरोधी लेख लिख रहा है, कोई पैसा लेके बाहर शाम को चैनलों पे भारत विरोधी बात कर रहा है। पीएफआई की फंडिंग हवाला से होती है, सिमी की फंडिंग हवाला से होती है, सीए का विरोध करने की पूरी फंडिंग हवाला से हुई, काले धन से हुई, घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने की फंडिंग पूरी हवाला से होती, काले धन से होती है। इस देश में अगर हम बचाना चाहते हैं इस देश को, तो सबसे पहले हमें काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। एक भी देश विरोधी काम ऐसा नहीं है, अंकुर जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक भी देश विरोधी काम ऐसा नहीं है जो फ्री में होता है। सारे के सारे देश विरोधी काम
कैश में, हवाला के जरिए, काले धन से चलते, एक भी काम फ्री में नहीं होता। ये तो देशभक्त हैं जो जी फ्री में अपना लगे हुए, देश के लिए लगे हैं। आप भी फ्री में लगे हुए हो, मैं भी बिल्कुल। अपना सारा सुप्रीम कोर्ट में केस वेस लेना छोड़ के इसी काम में लगा हुआ। बाकी जितने देश हाँ विरोधी हैं, ये मोटा पैसा कमा रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों के द्वारा मोटा पैसा कमा रहे हैं। जी वो चार नारा लगा देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इतने में उनको खाड़ी देशों से 10-20-50 लाख आ जाता है। आ जाता है। मैं एक सांसद को जानता हूं, दिल्ली के हैं, सांवले सलोने से हैं, पहले भाजपा में थे, आजकल भाजपा छोड़ के चले गए हैं। वो दिन जी भर दलित बनाम सवर्ण करते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। बड़ी बिल्कुल मात्रा बिल्कुल। में उनको फंडिंग होती है काला धन हवाला से। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, दिन भर बाबा साहब की माला जपते हैं, लेकिन हाँ संविधान 100% लागू करने की मांग नहीं करते। कभी नहीं ये की है। तथाकथित जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी अपने आप को संविधान का सेकुलर अपने ब्रिगेड है, जो कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, जी वो कभी भी जो 20% संविधान बचा हुआ उसको लागू करने की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिलेगा। उनको पैसा मिलता है हम्म। केवल यहाँ जातिवाद फैलाने के लिए, जी पैसा मिलता है भाषावाद फैलाने के लिए, पैसा मिलता है यहाँ पे क्षेत्रवाद फैलाने के लिए, पैसा मिलता है जी अलगाववाद फैलाने के लिए, दलित बनाम जी। सवर्ण करने के लिए, इसी बात की फंडिंग हो रही है। हम्म, कुछ कुछ एक प्रोफेसर भी हैं, ट्विटर पे देखता हूं मैं, दिन भर लगे रहते हैं। कुछ एक पूर्व जी सांसद है, ट्विटर पे दिन भर ये सब करते रहते हैं, तो सबकी फंडिंग। अब इसका समाधान क्या है जरा समझिए, तो हो गई समस्या। हमने हाँ समस्या जी। समझ लिया, समस्या के मूल कारण को समझ लिया कि मूल कारण है हम्म फंडिंग। अब इसका समाधान क्या है? हम्म। भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। मुफ्त में जी। राशन गरीबों को दिया जाता है। तो मुफ्त में राशन गरीबों हम्म को देने का मतलब कि 80 करोड़ यहाँ गरीब है, 80 करोड़ लोगों के पास बीपीएल कार्ड है। इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को 50 की जो पर डे का खर्चा है वो 50 रुपए से कम है। तो हाँ इसका मतलब उन 80 करोड़ लोगों को 50 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सर्वे कहता है कि भारत में 80% लोग ऐसे हैं जिनको 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। हम्म। सर्वे ये भी कहता है कि जो 20% लोग 100 रुपए ज्यादा पर डे खर्चा करते हैं, उनके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम है, एटीएम है, पेटीएम है, यूपीआई है और दुनिया भर की चीजें हैं। बहुत तो कुछ मुझे है। समझ में नहीं आ रहा ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल किसके लिए रही? बिल्कुल ये 100 बिल्कुल। रुपए से बड़ी नोट केवल और केवल अलगाववादी ले जा रहे हैं, घूसखोर खा रहे हैं, हम्म। कमीशन खोर खा रहे हैं, दलाल खा रहे हैं, मिलावटखोरी में जा रही है, देश विरोधी कामों में जा रही है। बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 70 लाख करोड़ के बजट में से 20% यानी 14 लाख करोड़ कालाधन भारत में पैदा हो जाता है। हाँ। अंतर केवल इतना है कि जब चौकसी लूटता है, माल्या लूटता है तो अय्यासी करता है, नीरव हम्म लूटता है, मेहुल लूटता है, अय्यासी करता है। लेकिन जब मोइन कुरैशी लूटता है, हम्म हसन अली लूटता है, तो वो हम्म। पूरा पूरा जाके जकात दे देता है। जितना बिल्कुल बिल्कुल। लूटेगा, अगर उसने 50,000 करोड़ का घोटाला, 50,000 करोड़ का टैक्स चोरी किया, तो 25,000 हम्म। करोड़ ईमानदारी से ले जाकर जकात में दे देता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही पैसा भारत के अंदर चल रहा है, बाहर से पैसा न भी आए तो भी चल रहा हम्म। है। बिल्कुल। एफसीआरए कानून 2012 में कांग्रेस ने बनाया था, उस हम्म। एफसीआरए से एनजीओ को फंडिंग होती है। आज तक मुझे कोई एक भी ऐसा राष्ट्रवादी आदमी नहीं मिला जिसने बोला होगा हमको एफसीआरए से एक पैसा मिलता है। सारा का सारा जो एफसीआरए से फंडिंग होती है वो ऐसे एनजीओ को होती है जो भारत विरोधी काम करते हैं, जो भारत में धर्मांतरण कराते हैं, भारत में कट्टरवाद फैलाते हैं, भारत में जी। माओवाद फैलाते हैं, भारत में नक्सलवाद फैलाते हम्म। हैं। ऐसे लोगों को फंडिंग हो रही है। जी। फिर भी एफसीआरए कानून क्यों चल रहा है? लेकिन बिल्कुल। एफसीआरए कानून इसलिए भी चल रहा है, उससे कई सारे सांसदों के एनजीओ को भी फंडिंग हो रही है, हाँ। विधायकों के एनजीओ को भी फंडिंग हो रही है, मंत्रियों के एनजीओ को भी फंडिंग हो रही है, इसलिए एफसीआरए कानून चल रहा हम्म। है। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट जिसकी जरूरत नहीं है, देखिए 2016 में नोटबंदी हुई थी, जी। लेकिन वो नोटबंदी एक्चुअल में नहीं थी, बाकी सब लोग नोटबंदी कहते हैं, वो नोट हाँ बदली था। बदली। जैसे नसबंदी होती है, तो हम्म। नसबंदी होती है उसके बाद बच्चा नहीं पैदा होता, फ्लो रुक जाता नसबंदी है। का मतलब नसबंद हो गया, अब उसके यस। बाद दोबारा मामला आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ। नोटबंदी उसको कहते हैं जब आपने नोट को बंद कर दिया तो परमानेंट बंद कर दिया। परमानेंट बंद। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, नोटबंदी नहीं, नोट बदली हुई, यस। 500 के बदले 500, 1000 के बदले 2000। हम्म इसीलिए न हवाला कम हुआ, न ब्रज काला धन कम हुआ। जब हम्म। हवाला काला धन कम नहीं हुआ तो न नक्सलवाद कम हुआ, न माओवाद कम हुआ, न अलगाववाद कम हुआ, न कट्टरपंथ कम हुआ, न चरमपंथ कम हुआ। जो यहाँ पे तथाकथित लेखक बुद्धिजीवी बैठे हैं ना, इनकी दुकान बंद हो रही है। हम्म। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें तो भारत में 25%
अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद कम हो जाएगा 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते। लेकिन बंद कर दी नोटबंदी जाए। करना पड़ेगा, पिछली बार तरीके नोटबंदी नहीं करना पड़ेगा, नोटबंदी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। जब इस देश में 50 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुल चुका है, 50 करोड़ लोगों को एटीएम पेटीएम मिल चुका है, भीम मिल चुका है, डेबिट कार्ड मिल चुका है, जी। सबके पास बैंक के खाते हैं, तो जिस सामान को एमआरपी 5,000 रुपए से ज्यादा है उसको आप लिमिट कर दीजिए। भाई 4,999 तक का सामान तो आप कैश में खरीद सकते हो, जी। लेकिन 5,000 या उससे ऊपर आपको एटीएम पेटीएम भीम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। सबके पास हो जी। चुका है, गांव गांव हम्म। हो चुका है, हर जगह हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम वो 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें तो 25% अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद और बंद हो जाएगा। तो टोटल हो बिल्कुल। गया आपका 50%। 50। 50। इस देश हम्म। में टोटल 35 करोड़ परिवार है, जी। 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। इसका हम्म। मतलब हर परिवार में 2 से 3 4 आधार हैं सबके, हर घर में हाँ। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में एक भी आधार नहीं हो। जी। एक 3 से 4 आधार हर परिवार में हो गए। अब हम्म। अगर हम प्रॉपर्टी को 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, जिसपे मेरी हम्म। पीआईएल भी चल रहा है, 2018 से मेरी पीआईएल चल रही है, लेकिन जी। आज तक ना होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जवाब दिया। हम्म। अगर हम 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दें जी। तो इस देश में अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद 25% और कम हो जाएगा, और कम हो सकता है। काला धन जी। और कम हो जाएगा, तो टोटल हम्म। 75% हो गया। जी। यानी अगर 3 काम कर दे, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दे, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दे, तो हम्म। घूसखोरी भी कम होगी, जमाखोरी भी बंद हो जाएगी, मिलावटखोरी भी बंद हो जाएगी, काला धन भी बंद हो जाएगा, काला कारोबार भी बंद हो जाएगा, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद जो चल रहा है ये सब भी बंद हो जाएगा। क्योंकि पैसा हम्म। खाएगा थोड़ी भाई, जो ये पैसा लेते हैं देश विरोधी काम करने के लिए, वो पैसा खाने के लिए थोड़ी लेते हैं, बिल्कुल। अय्यासी करने के लिए लेते हैं। महंगा हाँ महंगे जी। कारें खरीदेंगे, महंगी महंगे चीजें खरीदेंगे, महंगे होटलों में घूमेंगे, महंगे जूते खरीदेंगे, महंगा फोन खरीदेंगे। जब हर जगह उनको ये हुआ, अब तो आप कैश में खरीद ही नहीं सकते हो, हम्म। अब आप खरीदोगे एटीएम पे एटीएम भीम से, तो सरकार को पता चलेगा कि यार इस आदमी की इनकम साल की तो 5 लाख है और हर साल में इसने शॉपिंग कर लिया 50 लाख की, जी। तो बीच का 45 लाख आया कहां से? कहाँ तुरंत से आया? सरकार नोटिस भेज सकती है और नोटिस भेज के उसको बिल्कुल। पकड़ सकती है, अपने पकड़ आप बंद सकती हो है। जाएगा। मैं हम्म। आपको इसके अलावा दुनिया के कई देशों में काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति को 100% सीज करने का कानून हमारे यहाँ नहीं बनाया। हम्म। हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है किसी पादरी ने बता दिया है कि हर जितने भी अपराध हो उसकी सजा 3 से 7 साल होगी। हम्म। घूसखोरी की सजा 3 से 7 साल, जमाखोरी की सजा 3 से 7 साल, मिलावटखोरी की सजा 3 से 7 साल, मुनाफाखोरी में कोई सजा ही नहीं बनाया, उसको आजकल डिफाइन ही नहीं हम्म। किया है। जी। काला धन रखने की सजा 3 से 7 साल, बेनामी संपत्ति रखने की सजा 3 से 7 साल, आय से अधिक संपत्ति रखने 3 साल। जबकि अमेरिका में इन 10 से लेके 200-200 साल तक की सजा होती है। हम्म। जी। हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रांस से हजारों करोड़ रुपए दे के राफेल खरीदते हैं, लेकिन फ्रांस के कानूनों को मुफ्त में अपने देश में क्यों नहीं लागू कर लेते? हाँ, पहले भी तो कॉपी रूस पेस्ट किया है, काफी सारी चीजें फ्री में ही की है। रूस रूस से हजारों करोड़ रुपए दे के सुखोई खरीदते हैं, उनके अच्छे कानून भारत में नहीं लेते। हम्म। इजराइल जैसे देश से हम जो 58, जिसकी जनसंख्या 88 लाख है, दिल्ली का आधा है वो, तो उससे हाँ। हजारों करोड़ रुपए दे के सामान खरीद रहे हैं, उसके कानूनों को भारत में लागू नहीं करते। अमेरिका से चीजें खरीदते हैं पैसे दे के, अमेरिका कानून भारत में लागू नहीं करते। सिंगापुर से दुनिया भर चीज लेते हैं, सिंगापुर में बड़ा अच्छा नियम है, एक व्यक्ति एक कार का मालिक हो सकता है, एक हम्म। मकान का मालिक हो सकता है, एक दुकान का मालिक हो सकता है। दूसरी कार खरीदनी है तो पहली वाली कार उसको बेचना पड़ेगा, दूसरा मकान पहली कार खरीदना है भी तो पहला। पहली कार भी शायद तब ली जाती है जब उसके पास पार्किंग होती है। पार्किंग हाँ, नहीं है तो आप कार ही नहीं खरीद सकते। और दूसरी कार खरीदोगे तो पहली वाली सौदा तय कर लोगे, पहले आपको एग्रीमेंट कर दिखाना पड़ेगा हमने फला दिन की बेचने का सौदा कर लिया। जी। अगर आपको लगता है आपने अगर 2 BHK मकान ले लिया, अब लगता है 2 BHK छोटा है, 4 BHK लेना है, तो हम्म। आपको पहले 2 BHK का सौदा कहीं तय करना पड़ेगा, फिर 4 BHK जी। लेना। आधा हाँ। भ्रष्टाचार ऐसे ही कम हो जाएगा। अगर हम हम्म। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान कैश लेन देन बंद कर दें, 5,000 50,000 से ऊपर आधार से लिंक कर दें, और काला धन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दें। अंकुर हम्म। जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये राहुल, सोनिया, वाड्रा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती,
ये आपके जो स्टालिन फिस्टालिन टिकैत बकैत जितने घूम रहे हैं ना यहाँ पे भारत में, जी। ये सारे एक हफ्ते के अंदर देश छोड़ के भाग जाएंगे, एक हफ्ते भाग। के अंदर देश छोड़ के भाग जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता जी। हूं। वो तो यहाँ पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ घटिया कानून, बड़ा बेसिक हम्म। से फंडा है। जिस जिस खेत की आप निराई गुड़ाई नहीं करोगे, जिस जिस खेत में पेस्टिसाइड नहीं डालोगे, वहां दीमक पैदा होगी, खरपतवार पैदा होंगे। बिल्कुल, वो अगर फसल को आपको मार खेत देगी। में अच्छी खेत में अच्छी फसल उगाना है तो आपको खरपतवार हटाना पड़ेगा, खरपतवार के जड़ में मट्ठा डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड डालना बिल्कुल। पड़ेगा, उनकी जड़ों हम्म। से उखाड़ना पड़ेगा। सरकार बिल्कुल। केवल भ्रष्टाचार खत्म कर दे, जो मैंने 5 कहा, केवल 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करे, 5,000 रुपए से हम्म। महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करे, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक करे, काला धन बेनामी संपत्ति 100% सीज करे, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास दे। ये 5 हम्म। काम कर दे, इस देश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, कोई चू करने वाला यहां बचेगा ही नहीं। आप बिल्कुल। जनसंख्या बिल्कुल। नियंत्रण कानून बनाइए, कोई चू करने वाला बचेगा नहीं। आप जी। एनआरसी लागू करने, कोई चू करने वाला बचेगा नहीं। आप यहाँ पे समान शिक्षा लागू करने, क्या किसी की मजाल की सड़क पे आके आपका विरोध प्रदर्शन करें? आप बिल्कुल। पूरे देश में पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू करिए, कोई आके यहाँ आपका विरोध करने वाला नहीं। तो हम्म। वास्तव में अगर हम चाहते हैं इस देश में भारत और भारतीयता को बचाना, हम्म। वो तभी हो सकता है जब हम संविधान की स्पिरिट में संविधान को 100% लागू करें। और बिल्कुल। संविधान को 100% तभी हम लागू कर पाएंगे जब हम यहाँ पे जितने खरपतवार हैं, जितने देश विरोधी, इनको भारत से निकाल पाए। और इनको हम तभी निकाल पाएंगे जब हम यहाँ पे खतरनाक बढ़िया कानून बनाएंगे। चीन जैसा, हम्म। चीन में भी कुछ दिन पहले किसी ने 2 लाख ले लिया था घूस, उसको फांसी दे दिया, आजीवन कारावास फांसी। छोड़िए फांसी दे दी। जी। फांसी देते हैं वहां पे। हमारे देश में 2G घोटाला करने वाले गोल्फ खेल रहे हैं, सत्तर जी। हजार करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं, गमले में गोभी उगाने वाले चिदम्बरम साहब बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं, यहाँ घर में बैगन पैदा करने वाले 50 करोड़ का वो मौज मस्ती कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जरा सोचिए कि घर के अंदर गमले में 200-200 करोड़ की गोभी पैदा हो रही है, 300-300 करोड़ का बैगन पैदा हो रहा है, 400-400 जी। करोड़ की आलू पैदा हो रही है, हम्म। और बाहर घूम रहे हो, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि लूट तंत्र बरकरार रहे। इस देश में पुलिस रिफॉर्म इसलिए नहीं किया जा रहा है कि पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहे। इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म इसलिए नहीं किया जा रहा है कि लूट तंत्र बरकरार रहे, नेताओं को कभी सजा ना हो। आप ये सोचिए, जितना 600 साल में मुगलों ने लूटा था, उतना 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा, और जितना 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा, उतना 50 साल में हमारे नेताओं नौकरशाहों ने लूटा। आज तक 70 साल बीत गए, किसी एक नेता की 100% प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई, किसी एक नेता को आजीवन कारावास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कानून ही नहीं बनाए। हमने तो ये कर दिया कि यहां हमने दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज में जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बच्चों को पता हो उनके संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। हमने संविधान को अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? कि अगर हम संविधान बच्चों को पढ़ा देंगे तो ये संविधान की मांग करने लगेंगे कि भैया तुमने ये तो लागू नहीं किया, समान शिक्षा लागू नहीं किया, घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं बनाया। हमारे संविधान में घुसपैठ नियंत्रण कानून का प्रावधान है। हमारे संविधान कहता धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, हमारा संविधान कहता जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, हमारा संविधान कहता समान शिक्षा समान चिकित्सा लागू करो, हमारा संविधान कहता समान नागरिक संहिता लागू करो। 125 बार संविधान बदल गया, लेकिन मूल संविधान को हमने लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वोट बैंक कमजोर हो रहा था। तो पूरी दुनिया से हम गायब हो गए सत्ताजीवी राजाओं के कारण, भारत के 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए वोट जीवी नेताओं के कारण। अगर अभी भी सनातनी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं, जिस तरीके से पाकिस्तान से तो भाग के भारत में आ गए थे, अफगानिस्तान से भाग के भारत में आ गए, बांग्लादेश से भी अब भाग के भारत में आ गए। भारत छोड़ के कहां जाओगे भैया? कौन लेगा तुम्हें भारत छोड़? और हम नहीं समझे, अगर हमने ये प्रोविजंस नहीं लागू किए, 2047 जो आजादी का 100वां, जिसको हम वर्षगांठ कहने वाले हैं, पाकिस्तान गजवा हिंद करना चाहता है, बांग्लादेश भारत के 7 राज्यों को मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। ये अपने उनका जो सपना है वो साकार हो जाएगा। यही बात मुझे कहनी थी। और मैं आपके सभी दर्शकों से कहूंगा कि मैं चूंकि 8 बजे अपना एक, आपको पता है मैं फेसबुक लाइव करता हूं अपने पेज पे, मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 8 बजे उस पर जाऊंगा।